नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली मैगजीन में प्रकाशित फरवरी की जो मैगजीन है उसमें महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जिन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को हमने अपने इस एपिसोड में शामिल किया है वो है, पहला जो आर्टिकल है वो बदलते भारत में जो वन्य जीव संरक्षण है उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण और संबंधित चुनौतियों से जुड़े हुए जो आगे आने वाले समय में जो भविष्य हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है भारत में औद्योगिक संकेंद्रण, और देखेंगे कि आखिर औद्योगिक संकेंद्रण कहने का मीनिंग क्या है, इसके प्रमुख मापक कौन से हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, और औद्योगिक जो संकेंद्रण है उसके विनियोग या रेगुलेशन के स्तर पे क्या बातें कही गई हैं। और तीसरा जो आर्टिकल हम लेंगे वो भारत में जो ग्रामीण मांग और मुद्रास्फीति है उसके बीच में आखिर क्या अंतर संबंध है, इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, और इनसे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे समझेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आगामी जो यूपीएससी है, स्टेट जो सिविल सर्विसेज हैं उनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहले आर्टिकल की चर्चा करते हैं। क्या कहता है पहला आर्टिकल? बदलते भारत में वन्यजीव संरक्षण और उसके सामने जो चुनौतियां हैं और उसके जो समाधान हैं उन पर विचार करता है ये आर्टिकल। चलिए देखते हैं किस संदर्भ में इस आर्टिकल को यहाँ पर इस मैगजीन में स्थान दिया गया है। तो ये बात कही गई है, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, क्योंकि संसाधनों की जो कमी है वो लगातार होते जा रहा है, और इसी के संदर्भ में जो संसदीय डाटा वन्यजीव संरक्षण है उसके सामने आने वाली जो बाधाएं हैं उनका एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो सबके सामने ये प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019-20 में 283 करोड़ एलोकेट किए गए थे, जो घटकर वर्ष 2022-23 में केवल 188 करोड़ हो गए। जहां आप देखेंगे कि 2019-20 में ये 283 था, इसमें लगभग आप देखेंगे तो 100 करोड़ की कमी हो गई। ये एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो भी संस्थागत ढांचा है उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं ये हमारे सामने अब उभर कर आने लगी हैं, और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो 2006 में लगभग 1411 से बढ़कर वर्ष 2022 में ये जो संख्या है 3682 हो गई। हालांकि ये जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसमें कई सारे जो नई चुनौतियां हैं वो भी खुलकर सामने आई हैं। जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही आता है कि कानूनी जो ढांचा है उसमें कई सारे लिमिटेशन हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसमें विभिन्न संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ये संशोधन भी समय समय पे किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी अंतर्निहित बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो आप देखेंगे कि जो न्याय अधिकारी है उनके माध्यम से जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और इस कारण से जो पर्यावरण संरक्षण है अब नुकसान झेल रहा है। अब इसे रोकने की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे देखिए, एक मुद्दा है वन संरक्षण अधिनियम। अब इस वन संरक्षण अधिनियम को वन संरक्षण और संवर्धन जो अधिनियम 2023 है इसके रूप में पुनः नामित किया गया है। जो जंगल हैं, जंगलों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है ताकि उन्हें और संरक्षित किया जा सके। लेकिन इस अधिनियम की जो प्रवृत्ति है वो मौलिक रूप से कहीं ना कहीं इसे अब बदल दे रहा है, और इस कारण से जो वन भूमि है इसका सावधानी पूर्वक अब इसे पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। सुव्यवस्थित तरीके से इसकी जो निकासी प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो ये विशाल क्षेत्र है इसको गैर वन उपयोग के लिए खोल दिया गया। तो ऐसी जो रेगुलेशन के स्तर पर समस्याएं हैं इनको हल करने की आवश्यकता है। ऐसे ही देखेंगे तो आवास की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत के संरक्षित क्षेत्र में देखेंगे तो लगभग 5% जो भाग है
उसको ये कवर करता है। जो कानूनी रूप से संरक्षित जो भी स्पेसीज हैं उनके लिए ये पर्याप्त नहीं दिखता है। बहुत सारे वन्यजीव हैं, हाथी, तेंदुए, बाघ, इनको कानूनी रूप से संरक्षित जानवर तेजी से स्वयं को संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से परे मानव प्रभुत्व वाले जो उत्पादन परिदृश्य है उसमें ये अपने को पाते हैं। तो ऐसी समस्या है। अर्थव्यवस्था बनाम जो पारिस्थितिकी का मुद्दा है ये भी बड़ा ही चर्चा में रह रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो भारत है ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें तो भारत की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं वो तमाम पर्यावरणीय जो दायित्व हैं उनको दरकिनार कर देती हैं। वहाँ प्राथमिकता वो किसको देती है तो आर्थिक विकास को देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो साउथ का एक राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर जो हुबली अंकोला रेलवे स्टेशन है, ये जो परियोजना है इसका जो उद्देश्य है पश्चिमी घाट में जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है उसको बेहतर बना। लेकिन इस परियोजना के कारण वहाँ देखें तो 2 लाख से भी अधिक जो वृक्ष हैं उनको काटा गया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र में देखें तो एक बड़ा संकट देखने को मिला है। तो जहाँ एक तरफ से जो अर्थव्यवस्था है इसको प्राथमिकता दिया जा रहा है तो कहीं कहीं जो इससे जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है वो बड़े स्तर पे प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। ऐसी एक समस्या है पर्यटन संबंधित चिंताएं, जो इको टूरिज्म है या अब उसको टूरिज्म को इको टूरिज्म पर लाया गया। इससे संबंधित कई सारी चिंताएं हैं। जैसे हाल के समय भारत के वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसके सौंदर्य और उसके बजाय उस पूंजी के लाभ पैदा करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके संरक्षण करने पर अब विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो मानव वन्यजीव संघर्ष है ये अक्सर एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सदियों से जो मानव वन्यजीव अंतःक्रियाएं हैं उनका समृद्ध ताना बाना देखने को मिला है। लेकिन वर्तमान में जो मानव है, जो गैर मानव संस्कृति है, उसमें गहराई से इनके बीच में एक अंतर संबंध है। लेकिन हाल के समय में आप देखेंगे तो मानव और वन्यजीव जो संघर्ष है इसके अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से ये जो मुद्दा है ये सबके सामने आ चुका है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो 2018 और वर्ष 2022 के बीच में बाघों की जो मुठभेड़ है उसमें 170 जो मानव हैं उनकी मौतें दर्ज की गई है। जो राज्य में बढ़ती मानव वन्यजीव जो संघर्ष है उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको उजागर करती हैं। इसके अलावा देखें तो हरित बनाम जो हरित मुद्दा है ये भी एक बड़ा मुद्दा अब हो चुका है, क्योंकि जलवायु कार्रवाई से संबंधित जैव विविधता जो संरक्षण है इनके बीच का जो संबंध है ये अक्सर भारत के जो पर्यावरण शासन है उसमें एक तरह से तीव्र विरोधाभास के रूप में ये सामने दिखता है। जो क्लाइमेट चेंज है इसके समाधान के लिए जो महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हैं ये अनजाने में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित नहीं कर रही हैं, बल्कि उसे ही क्षति पहुंचा रही हैं। कैसे? इसके उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कहा जाए, अगर हम थार डेजर्ट में जाते हैं, थार रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वहाँ पर उसकी दुखद कह सकते हैं संख्या में जो गिरावट है वो बड़ा ही दुखद प्रतीत होती है। वहाँ पर सौर पार्क, पवन पार्क, बिजली लाइनें, कार्बन का उत्सर्जन, ऐसी जो स्थितियां डेवलप की गई हैं इस कारण से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी संख्या तेजी से गिरी है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बदलते भारत में वन्यजीव संरक्षण के सामने चुनौतियों के रूप में। यही नहीं, आंकड़ों की अपर्याप्तता की बात करें तो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो पर्यावरण शासन तंत्र है उस पर भी समान रूप से ये लागू होती हैं। कई सारे तथ्य हैं, जैसे वन्य जीव जो आबादी है, जो वन्य में रहने वाले जीव हैं उनका जो पॉपुलेशन है, आवास की जो स्थिति है, हैबिटेट की जो स्थिति है, प्रबंधन जो प्रभावशीलता है, उस पर जो महत्वपूर्ण डाटा होना चाहिए, उसका एकत्रण होना चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है। और ये जो स्थिति है ये सार्वजनिक जांच से इसे रोकता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि आखिर इस सभी मुद्दों के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। तो भारत में प्रभावी संरक्षण के लिए जो पारिस्थितिकी संपर्क है उसको बहाल किया जाना चाहिए। जो भी अभयारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनसे परे जो भूमि उपयोग योजना है उनमें संरक्षण को कहीं ना कहीं एकीकृत स्तर पे महत्व दिया जाना चाहिए। विकास की जो भी परियोजनाएं हैं उनमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का
पर्याप्त रूप से आकलन किया जाना चाहिए। अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो इसके संदर्भ में जो भी एजेंसियां हैं जो इनके संरक्षण के लिए काम करते हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनसे परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अलावा विकास और संरक्षण के बीच में जो एक असंतुलन देखने को मिल रहा है, तो इसके समाधान के लिए एक संतुलन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे देश के विकास संबंधित जो भी दृष्टिकोण है उसका पुनर्मूल्यांकन हो सके। तो ये बातें खुलकर सामने आई हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो भारत को अपनी महत्वाकांक्षी जो भी परियोजनाएं हैं उनमें पारिस्थितिकी जो भी विचार हैं उनको जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वन्य जीव जो संघर्ष है उनको रोकने के लिए वन्य जीव जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ पर स्थानीय समुदाय हैं, उनके जो गहरे संबंध परक कार्य हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समुदाय आधारित जो संरक्षण है उसके स्तर पे देखें तो पहलों के द्वारा वन्य जीव जो व्यवहार है उसको समझना चाहिए। पारिस्थितिकी की जो आवश्यकताएं हैं उसका सम्मान करते हुए स्थानीय जो समुदाय हैं उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे जो विभिन्न पहलू हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम इस पूरे विषय में देखें कि कंक्लूजन क्या है, तो भारत में जो भी संरक्षण है, जो संकट है, उसके सामने कई सारी समस्याएं हैं। आने वाले समय में देखें तो सरकार के स्तर पे, आम जनमानस के स्तर पे, नियामक के स्तर पे, उस रेगुलेशन के स्तर पे बहुत सारे जो सुधार हैं वो करने की आवश्यकता है। तभी क्या हो सकता है कि बदलते भारत में जो वन्य जीव संरक्षण है उसके सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सकता है। एक और आर्टिकल है भारत में औद्योगिक संकेंद्रण। तो देखेंगे कि आखिर औद्योगिक संकेंद्रण कहने का मतलब क्या होता है, इसके प्रमुख जो मापक होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, मेजरमेंट के तरीके क्या हैं, प्रभावित करने वाले आखिर कारक कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, और फिर हम बात कर लेंगे कि भारत में औद्योगिक संकेंद्रण का जो विनियमन है, जो रेगुलेशन है, आखिर वो कैसे होता है। अगर इसके संदर्भ की बात करें तो भारत में जो औद्योगिक संकेंद्रण है, अगर औद्योगिक संकेंद्रण की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर औद्योगिक संकेंद्रण होता क्या है। तो इसका जो आशय है औद्योगिक संकेंद्रण का, तो ये एक स्थिति से है। इसका जो आशय है, इसका जो तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति से है जहां पर कोई विशेष जो उद्योग है उस उद्योग के उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कुछ बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनका प्रभुत्व स्थापित होता है, या कह सकते हैं कि कुछ कंपनियों के पास बाजार का जो हिस्सा है वो उनके पास होता है। और ये यही दर्शाता है कि किसी भी उद्योग में आर्थिक जो गतिविधि है वो किस हद तक कुछ कंपनियों के बीच में सेंट्रलाइज हो सकता है, केंद्रित हो सकता है। तो ये होता है औद्योगिक संकेंद्रण। और इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि भारत में जो औद्योगिक संकेंद्रण है ये एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसने हाल के वर्षों में विशेष रूप से असमानता के स्रोत के रूप में जो भी रिसर्चर हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षित ही नहीं किया है बल्कि इसके साथ जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पर पड़ने वाले इसके जो बड़े प्रभाव है, मैक्रो जो इम्पैक्ट है, और जो माइक्रो इम्पैक्ट है, जो छोटे प्रभाव हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करने का एक मुद्दा सबके सामने खड़ा कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा हमने देख ही लिया कि औद्योगिक संकेंद्रण आखिर होता क्या है। अगर हम इससे जुड़े हुए अगर हम मापकों की बात कर लें कि औद्योगिक संकेंद्रण के कौन से प्रमुख मापक हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, तो देखिए बहुत सारे मापक हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है संकेंद्रण अनुपात। जो ये अनुपात है, संकेंद्रण अनुपात, ये आखिर होता क्या है, कंसंट्रेशन रेशियो। तो ये जो अनुपात है किसी उद्योग में सबसे बड़ी जो फर्म है उसके जो बाजार शेयर हैं उनका एक कह सकते हैं एडिशन होता है। इसकी जो गणना की जाती है वो समग्र बाजार के हिस्सेदारी के सबसे बड़े उद्यम की बाजार हिस्सेदारी के योग से विभाजित करके की जाती है। ऐसे ही देखेंगे तो हार्फी डाहल जो हिर्समैन सूचकांक है, लर्नर जो इंडेक्स है, वो इसके मापक हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो औद्योगिक संकेंद्रण है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको प्रभावित करने वाले कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। क्योंकि पहले हमने बताया कि जो औद्योगिक संकेंद्रण है इसका मीनिंग एक ऐसी स्थिति से होता है जहां किसी एक विशेष उद्योग के जो उत्पादन है उसके महत्वपूर्ण हिस्से पर कुछ बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपना कहीं ना कहीं
पावर स्थापित किए रहती हैं, वर्चस्व स्थापित किए रहती हैं, उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। मीनिंग इतना ही है कि कुछ कंपनियों के पास जो बाजार होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो लेकर खुद बैठी होती हैं। और ये यही दर्शाता है कि किसी भी उद्योग में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो किस हद तक कुछ प्रमुख कंपनियों के बीच में ही केंद्रित हो सकती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्तमान में आप देख सकते हैं कि किसी भी एक बड़े बाजार में एक दो कंपनियों का ही वर्चस्व होता है, तो ये उसी को दर्शाता है। अब औद्योगिक संकेंद्रण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी अगर हम बात करें तो प्रवेश में तकनीकी जो बाधाएं हैं ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कारक है। उत्पाद में जो विभेदीकरण है ये महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान में जो विज्ञापनों का जमाना है ये एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उद्योगों का जो आकार है ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा भी देखें तो अनुसंधान और विकास का स्तर, मानव पूंजी की आवश्यकताएं, विलय और अधिग्रहण, सरकारी नीतियां, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो औद्योगिक संकेंद्रण को प्रभावित करते हैं, तो इन पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर इसके निहितार्थ की बात करें, जो औद्योगिक संकेंद्रण की हम बात कर रहे हैं, तो मूल रूप से जो उच्च औद्योगिक संकेंद्रण है इसके कारण जो मूल्य निर्धारण है, जो नवाचार है, उसमें कमी आती है। कमी ही नहीं आती है बल्कि सीमित प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं, जैसे संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप देख लीजिए किसी भी मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट की बात करिए तो हो सकता है कि उसमें एक ही कंपनी का वर्चस्व है। जैसे मान लीजिए कि हमने अब पिज्ज़ा का एक उदाहरण ले लिया, एक खास तौर पे छोटा सा उदाहरण, उसमें आप देखेंगे कि डोमिनोज का क्या है, एक तरह से वर्चस्व है। दूसरी कंपनी आज तक उस क्षेत्र में स्टेबल हो ही नहीं पाई। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में आप देख सकते हैं कि किसका एक खास कोई कंपनी होगी वो पूरा वर्चस्व बनाए रहती है। और इसका नुकसान क्या होता है कि जो मूल्य निर्धारण है, जैसे कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को इस लेवल पे ला चुकी है तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से क्या करेगी कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तय करती है। वो नवाचार के स्तर पे भी बहुत कुछ खास बदलाव नहीं करती, फिर भी उसका प्रोडक्ट बिकते रहता है। और इस कारण से मार्केट में जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है और इससे नुकसान किसे होता है, उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं होता है कि वो दूसरे का चुनाव कर लें। जो स्थितियाँ बदलती हैं तो फिर क्या है कि बाजार जो है वो बदल जाता है। तो ये बात यहाँ पर हमें समझनी होगी। इसके अलावा देखिए अगर विनियमन के स्तर पे देखें तो भारत में औद्योगिक जो संकेंद्रण है इसका मुख्यतः क्या है कि जो उद्योग है, इंडस्ट्री क्षेत्र है, विकास और विनियमन जो अधिनियम 1951 है इसके माध्यम से रेगुलेट किया जाता है, जो कुछ उद्योगों के विकास और उसके वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य इतना ही है कि औद्योगिक जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, क्षमताओं को प्रतिबंधित करना, लघु स्तरीय जो इकाइयां हैं उनको बढ़ावा देना, या इस तरह के जो प्रभाव थे औद्योगिक संकेंद्रण को उन पर कंट्रोल किया जा सके। और इसी के लिए आप देखेंगे तो 1990 में इसके लिए खास तौर पे आर्थिक सुधारों पर भारत में औद्योगिक परिदृश्य में अत्यधिक विनियमन करने को ध्यान में रखते हुए कई सारे जो प्रयास है वो शुरू हुए। उसके बाद नई औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई और इससे कोशिश किया गया कि अपने देश में जो औद्योगिक संकेंद्रण का जो मामला है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी बातें हैं। एक और आर्टिकल है, भारत में ग्रामीण मांग एवं मुद्रास्फीति में जो अंतर संबंध है। ये समझने वाली बात है कि भारत में जो ग्रामीण डिमांड है, जो रूरल डिमांड है, उसमें और जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, आखिर इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या इनके बीच में संबंध होता है। देखिए भारत में अगर देखें तो आज भी अधिकांश जो भारत की आबादी है वो कहाँ पर रहती है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और इस कारण से औसतन जो ग्रामीण कोर है वो मुद्रास्फीति और ख़ास तौर पे जो कोविड-19 है इसके बाद की अवधि में देखें तो औसत शहरी जो कोर मुद्रास्फीति है उससे अधिक हो गई। ऐसे समय में जब ग्रामीण मांग को शहरी मांग के सापेक्ष धीमी माना जाता है तो ये प्रश्न उठता है कि जो कोर मुद्रास्फीति है उससे मांग की स्थिति के बारे में कोई अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इसी कारण से भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा जो भाग है, जो आकार है, उसका प्राय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जो विषय है वो बन जाता है। इसमें जो आंकड़े हैं
जो डेटाज हैं, जो शोध की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बावजूद इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए कि ग्रामीण जो मांग है उसकी वर्तमान जो स्थिति है और समय के साथ उसमें होने वाले जो बदलाव हैं, आखिर वो बदलाव क्या इंडिकेशन देते हैं, इसके जो प्रमुख कह सकते हैं जो चालक हैं, और ग्रामीण जो मुद्रास्फीति है उनकी ग्रामीण मांग के प्रति क्या सेंसिटिविटी है, क्या संवेदनशीलता है, वो कैसे परिवर्तित होती है। तो ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसका जो महत्व है वो भी हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। क्यों मायने रखता है उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ये देश के शुद्ध घरेलू जो उत्पाद है उसका कितना है, तो लगभग 47% है, और कुल जो रोजगार है उसका कितना है, तो ये 70% से अधिक है। अखिल भारतीय जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, ये जो बास्केट है इसका जो प्रतिशत योगदान है वो 57% है, और ये जो आंकड़ा है ये देश के समग्र आर्थिक कल्याण के आकलन के लिए ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके महत्व को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। ये अलग बात है कि ये जो दोनों व्यापक मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों पर एक जो जीवंत बहस है वो हो सकती है। पहला बहस ये हो सकती है कि जो ग्रामीण है उनकी परिभाषा कैसे उन्हें परिभाषित किया जा सके, और यथार्थवाद जो है उसकी परिभाषा के अनुसार जो आर्थिक व्यापक डाटा है उसका उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बदलते प्रतिरूप को, जो उनका पैटर्न बदल रहा है, उसका आकलन करने में अगर हम सक्षम नहीं हो तो फिर प्रासंगिक जो उच्च आवृत्ति है उसके संकेतकों को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ग्रामीण जो मांग है, जो मुद्रास्फीति है, उनके बीच में आखिर एक्चुअल संबंध होता क्या है। तो देखिए, जो मांग है, जो मुद्रास्फीति है, इनके बीच में जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए होता है, और इसके लिए मांग जो प्रबंधन नीतियां हैं उनके रेगुलेशन का जो मार्गदर्शन है वो सही तरीके से होना चाहिए। हालांकि ये पूरा मामला कोविड-19 जब हुआ उसके बाद से काफ़ी कमज़ोर पड़ गया, और इस अवधि में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शन किया और मजबूत विकास गति को भी हासिल किया, जो दुनिया में अन्य देशों को नहीं प्राप्त हुआ। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा। हालांकि वर्तमान में जो ग्रामीण मांग की कमजोर स्थिति है ये एक प्रमुख चिंता उत्पन्न करती है, खासतौर पे कोविड-19 के बाद की जो स्थिति थी, और इस कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि ग्रामीण जो मांग है उसकी अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि इस पूरे क्षेत्र में जो ग्रामीण मांग है ये बढ़ रही है, ये घट रही है, तो लंबे समय तक अगर इसकी स्थिति कोई बन रही है तो उसका बड़ा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। शहरी जो मांग है वो कमज़ोर होने लगती है इसके मांग के अकॉर्डिंग, तो इस कारण से इस पर खास तौर पे विचार करने वाली बात है। इस समय जो ग्रामीण मजदूरी है, जो कृषि उत्पादन है, कृषि और जो ग्रामीण आय है उसके खास तौर पे स्रोत के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक ग्रामीण मजदूरी है उसमें जो वृद्धि हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का जो कोर मुद्रास्फीति है उसके बीच में जो सकारात्मक और सांख्यिकी रूप से जो संबंध है वो काफ़ी महत्व रखता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो आपूर्ति पक्ष और मांग जो प्रबंधन है इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ निम्नलिखित जो अंतर्दृष्टि है उसकी सप्लाई जो पक्ष है, जो पोर्शन है, और जो मांग प्रबंधन नीतियां हैं उनके डिजाइन करने में कुछ खास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैसे? तो देखिए, जो ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति है, जो ग्रामीण मजदूरी है, इनके बीच में जो उच्च ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति होती है और कमजोर जो ग्रामीण मांग है उनके संभावित प्रभाव आपूर्ति जो प्रबंधन है उसके उपाय और उसके महत्व को उजागर करती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तविक जो ग्रामीण मजदूरी है उसमें अगर वृद्धि हो रही है, मजदूरी में उसके पारिश्रमिक जो कह सकते हैं कि विकल्प है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए मौजूदा जो नौकरियां हैं उनमें उत्पादकता के स्तर पे वृद्धि और अधिक उत्पादक रोजगार के जो विकल्प हैं
उनके अवसरों में विस्तार करना होता है, क्योंकि उच्च जो मुद्रास्फीति है उसकी भरपाई के लिए कहीं से भी सांकेतिक जो मजदूरी है उसके बढ़ने के विकल्प पर निर्भर रहने की जो वास्तविक मांग है वो कोई प्रभाव नहीं डालती है, इससे केवल मुद्रास्फीति ही बढ़ती है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, जैसे खाद्य गैर ईंधन है, इससे जुड़े हुए जो कोर मुद्रास्फीति है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत में जो ग्रामीण मांग है, जो मुद्रास्फीति है, उनके बीच में आखिर अंतर संबंध क्या होता है। तो संक्षिप्त रूप से हमने रेखांकित किया, की पॉइंट हमने लिए। इसका डिटेल जो आर्टिकल है वो आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पूरा जो पीडीएफ है डिटेल से वो वहाँ पर डाल दिया जाएगा। आप अगर डिटेल में इस पूरे कंटेंट आर्टिकल को देखना चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। इसके अगले एपिसोड में एक नए मैगजीन के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होंगे उन पर चर्चा करने के लिए आपके सामने होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।